दोस्तों नमस्कार। दोबारा ये लर्न लॉजिस्टिक्स वीडियो का माध्यम से आप सबसे मिलने से बहुत खुशी हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो आपको आपका कमेंट्स है और आपका सजेशन है, आप जो मेरा ईमेल आईडी जो ऊपर दिया हुआ है logisticsari2020@gmail.com, उसमें आप भिजवा सकते हैं। वो मेरे को बहुत मदद करेगा। आगे जो वीडियो डालूंगा उसको इम्प्रूव से अच्छी तरीके से करके डालने में मदद करेगा। अभी हम देखते हैं पुराना जमाने में कैसे लॉजिस्टिक्स होता था। आप देखेंगे तो हमारा पुराने जमाने में बहुत कुछ होता था बिना कोई फैसिलिटी का। जैसे रास्ता नहीं था, कोई बिजली नहीं था, कोई गाड़ी नहीं था, फिर भी बहुत कुछ एक जगह से दूसरी जगह जाता था। ये हमारे लिए बहुत आश्चर्य होगा। अब देखेंगे तो महाभारत वार जो हुआ था 5,000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में, जो ये हरियाणा में है, वहीं पे हुआ था। वो तो पुराना जमाना का वर्ल्ड वार है, क्योंकि पहले भी, उससे पहले ना उसके बाद वर्ल्ड वार 1 तक कोई बड़ा वार नहीं हुआ था। इसलिए मैं उसमें से जो महाभारत के समय से क्या होगा, अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स कैसा किया होगा, ये हम देखेंगे भी कैसे ये होगा करके। आप लोग जानते होंगे अभिमन्यु था अर्जुना का बेटा। उसका शादी का होने वाला था किंग विरदा के बेटी के साथ। उस समय पूरा भारत देशों से जितने भी राज्य था, वहां से बहुत कुछ राजा महाराजा लोग आए हुए थे उस शादी के समय पे। वो हुआ था जो 13 साल पांडवा ने जो वनवास गया था, उसके बाद ये चालू हुआ था। और एक दिन जैसे किंग विरदा के दरबार पे कृष्णा बात कर रहे थे, उस समय इन्होंने ये बताया था, पांडवा ने तो 13 साल वनवास जाके आ गए, अभी तो उनको हस्तिनापुर जाके अपनी जो जमीन और राज मांगना पड़ेगा गौरवा से। शायद गौरवा ने मना कर दिया तो उनको पांडवों को क्या स्ट्रैटेजी लेना पड़ेगा करके पूछ रहे थे। दूसरे देश का राजा ने बताया था, जब गौरवा ने देने के लिए मना कर दिया तो पांडवा ने झगड़ा के लिए, मतलब वॉर के लिए प्रिपेयर कर देना चाहिए। तो सारा जो भी आए हुए थे वहां पे, वो सारा ने राजा लोग इसमें सब मिलके बोले
ये तो अच्छी बात है, ये एक्सेप्टेबल है और हम भी अपना सपोर्ट देने के लिए पांडवा के लिए तैयार है। फिर उन्हें डिसाइड किया सारा राज्यों को, जो भारत में जितने भी राज्य था उस समय, राज्य को उनका मदद मांगने के लिए आदमी भेजना पड़ेगा। हर एक राज्य में भेज के हम मदद मांगेंगे सबसे करके उन्होंने डिसाइड किया। तो उसी हिसाब से इन्होंने भारत में सब राज्यों को अपना पांडवा की तरफ से आदमी भेजा गया। आप देखेंगे तो पुराना जो आर्मी था उस जमाना का, वो कैसे उसमें आर्मी में कैसे उसका डिवीजन होता था, उसका फंक्शन कैसे होता था, ये जो भी मैंने किताबों में और इंटरनेट में देखा है उस हिसाब से बनाया। उसमें कुछ वेरिएशन होगा इधर उधर, मगर ये तो अपना लॉजिस्टिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया, ये कोई महाभारत समझाने के लिए नहीं है। सो उस जमाना का आर्मी आप देखेंगे तो उसमें छोटे से छोटा जो शुरू हुआ था पट्टी करके, जो पट्टी का लीडर और होता था पट्टिका। एक पट्टी में होता था एक हाथी और वो हाथी चलाने वाला, और एक रथ और रथ चलाने वाला, और रथ के लिए 5 घोड़ा, और एक 3 घोड़ा और 3 घोड़ा पे बैठ के फाइट करने वाला 3 आदमी, और उसके अलावा जो सोल्जर्स थे 5 सोल्जर्स थे। सो ये बना हुआ था पट्टी करके नाम से एक छोटा सा ग्रुप, और इस उसके ऊपर होता था सेना मुखा करके, वो 3 पट्टी का मिलके बनाते थे, और उसका लीडर और उसका जो कमांडेंट बोलते हैं वो था सेनामुखी। और एक सेनामुखा में होता था 3 हाथी और उसको चलाने वाला 3 राइडर, और 3 रथ और रथ चलाने वाला सारथी 3, और 15 घोड़ा रथ के लिए। उसके अलावा जो घोड़ा में बैठ के फाइट करते थे वो 9 घोड़ा फाइटर्स थे और 15 सोल्जर्स था। उसके ऊपर होता था नेक्स्ट लेवल पे कुलमा करके, वो 3 सेना मुखा मिलके एक कुलमा बनता था, और उसका लीडर होता था नायक। उनके अंडर था 9 हाथी और 9 हाथी चलाने वाला, 9 चैरियट और 9 चैरियट चलाने वाला सारथी, और 45 हॉर्सेस थे। और आर्स में बैठ के लड़ाई करने वाला 27 आदमी थे और 27 घोड़ा था, और सोल्जर्स थे 45। उसका ऊपर होता था गणा करके, जो 3 कुलमा मिलके एक गणा बनता था, और उनका लीडर होता था गणा नायक। उसमें होते थे 27 हाथी और 27 हाथी चलाने वाला, 27 रथ चलाने वाला, और एक तो 35 घोड़ा रथ के लिए, और उसके अलावा 81 घोड़ा में बैठ के झगड़ा
करने वाला, और 81 घोड़ा था उनके साथ, और 135 सोल्जर्स थे। और उसके ऊपर होता था वाहिनी करके, जो 3 गणा मिलके एक वाहिनी बनता था। उसका लीडर था वाहिनी नायक। उसमें 81 हाथी था, 81 हाथी चलाने वाला, और 81 रथ था, 81 सारथी था, और 405 घोड़ा था। और घोड़ा में बैठ के फाइट करने वाला 2000 टेररिस्ट था, और 243 और 243 घोड़ा था उनके साथ, और 405 सोल्जर्स थे। और उसके ऊपर होता था बिरुडनाई करके, 2-3 वाहिनी मिलके एक बिरुडनाई बनाता था। उसके अंदर था 243 हाथी और हाथी चलाने वाला, और 243 रथ था और रथ सारथी, और उनके साथ 1215 घोड़ा था रथ के लिए। और घोड़ा में बैठ के फाइट करने वाले 729 थे, और 729 घोड़ा भी था उनके साथ, और 1215 सोल्जर्स थे। और उनको ऊपर एक सेना होता था। त्रि ब्रुडनाइक मिलके एक सेना बनता था। उसका लीडर था सेनापति। उनके अंडर 729 हाथी था, और 729 राइडर उनका हाथी चलाने वाला, 729 रथ था और 729 रथ चलाने वाला, और 3645 घोड़ा रथ के लिए था। और घोड़ा में बैठ के फाइट करने वाले 2187 और 2127 घोड़ा था उनके साथ, और 3645 सोल्जर थे। और उसके ऊपर होता था हनी करके, 3 सेना मिलके एक हनी बनता था। उसका लीडर था अनिकत। और उसके अंदर आता था 2187 हाथी और हाथी चलाने वाला, और 2127 रथ और रथ चलाने वाला, और 10,935 घोड़ा रथ के लिए, और हाथी में बैठ के फाइट करने वाला 6,561, और घोड़ा भी 6,561, और 10,935 सोल्जर्स थे। उनके ऊपर एक अश्विनी बनता था। वो 10 हनी मिलके एक अश्विनी बनता था। उसका लीडर था महा सेनापति और प्रधान सेनापति कहते थे। उनके अंडर 21,870 हाथी थे, और 21,870 उनका हाथी चलाने वाला भी था, और 21,870 रथ था, 21,870 रथ चलाने वाला,
और 1,09,350 घोड़ा थे रथ के लिए। और घोड़ा में बैठ के फाइट करने वाला 65,610 था, और उनके साथ 65,610 घोड़ा भी था, और 1,09,350 सोल्जर्स थे। आप देखेंगे तो टोटल एक अश्विनी में 2,18,700 मनुष्य था, और 21,870 हाथी था, 1,74,960 हाथी था। ये मिलके एक सेना बनता था, मतलब अश्विनी, एक अश्विनी बनता था। अभी हम देखेंगे जो महाभारत वार में कौन सा राज और कौन सा राजा ने भाग लिया था और किसके साइड पे लिया था, कौरवास के साइड पे और पांडवास के साइड पे, ये देखते हैं। पहले कौरवास में आप देखेंगे तो प्रज्ञोदिशा राज था और राजा था भागदत्ता, वो एक अश्विनी के साथ था। और दूसरा था मद्रा करके, वो उसका राजा था शाल्य। वो भी एक अश्विनी के साथ था। और एक महिष्मती राज्य था, उसका राजा था नीला, वो भी एक अश्विनी के साथ था। और कृष्णा की तरफ से एक यादवा एक किंगडम था, उसमें से कृत्यवर्मा करके जो कृष्णा की तरफ से भाग लिया था, वो एक अश्विनी के साथ था। और एक सैंधवा करके राज्य था, उसका राजा था जयद्रथ, वो भी एक अश्विनी के साथ था। और एक कंबोजा करके राज्य था, उसमें सुदक्षिणा करके राजा था, वो भी एक अश्विनी के साथ भाग लिया था। और एक अवंती करके राज था, उसमें था विंदा और अनुविंदा करके दो राजा जो पार्टिसिपेट लिया एक अश्विनी के साथ। और कलिंगा राज था, उसमें श्रुता वल्दा करके राजा था, वो एक अश्विनी के साथ भाग लिया था। और एक गांधार करके था, और उसका राजा था शकुनी, जो दुर्योधन का मामा था, वो एक अश्विनी के साथ भाग लिया था। और त्रिगर्ता करके राज था, उसका राजा था सुशर्मा करके, वो भी एक अश्विनी के साथ भाग लिया था। और बाकी गुरु और उसका दोस्त थे जो दूसरा छोटा छोटा राज था उनके अंदर, उनका लीडर था दुर्योधना जो किंग था, वो एक अश्विनी के साथ भाग लिया था। सो आप गौरव का तरफ से देखेंगे टोटल 2,40,570 हाथी था, और 2,40,570
रत्त और 7,21,710 जो घोड़ा में बैठ के फाइट करते थे वो थे। और 12,200 12,02,850 सोल्जर्स थे। सब टोटल देखेंगे इसमें 2,40,570 तो हाथी था, 2,40,570 तो रथ था। रथ के लिए और घोड़ा में बैठ के फाइट करने के लिए टोटल घोड़ा था 19,24,560 और आदमी थे 24,05,700। सो ये गौरवा का तरफ से टोटल आदमी थे। अभी आप पांडवों के तरफ से देखेंगे, वृष्णि राज्य से, वो भी यादवा का साइड से थे। सत्यगी करके राजा था, वो एक अक्षिणी के साथ था। और बोजा करके राज थे, वो भी यादवा के तरफ से, उसका राजा था कुंती बोजा करके, वो भी एक अक्षिणी के साथ था। और एक चेडी करके राज थे, उसका था दृशक केतु करके, वो भी एक अक्षिणी के साथ था। और मगधा करके राज थे, उसका है सगा देवा करके राजा, वो भी एक अक्षिणी के साथ था। और पांचाला करके राज थे, उसका राजा था द्रुपदा, वो भी एक अक्षिणी के साथ था। और मत्स्य करके राज थे, उसका राजा था विरधा करके, वो भी एक अक्षिणी के साथ था। उसके अलावा बहुत लोग पार्टिसिपेट किए थे, वो अब देखेंगे तो पांडवा है और चोला है, पांड्या है, राक्षसास है, और उसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे राज्य से आए थे। वो सब मिलके एक अक्षिणी के साथ था। सब टोटल आप पांडवा के तरफ से देखेंगे 1,53,090 हाथी था, 1,53,090 रथ था, 4,59,270 आर्ट्स राइड करने वाले थे। और 7,65,450 सोल्जर्स थे। अब टोटल देखेंगे तो 1,53,090 हाथी था, 1,53,090 रथ था, 12,24,720 घोड़ा था और 15,30,900 आदमी थे। सो ये कुल मिला के दोनों के तरफ से मिला के टोटल बनता था 3,93,660 एलिफेंट्स, 3,93,660 रथ और 31,49,280 घोड़ा और 39,36,600 मनुष्य थे। तो ये टोटल आर्मी का सेटअप था उस समय जो महाभारत वार में भाग लिया था। आप देखेंगे तो इतना बड़ा आर्मी सेटअप, उसके लिए जगह बनाना और कारोबार करना बहुत बड़ा काम था। आप देखेंगे तो जो ये आर्मी जो है, ये सारा देश से आए थे, कई राज्य से आए थे भारत में, पश्चिम से, पूर्व से, दक्षिण से, उत्तर से, कई जगह से आए थे।
और कितने दिन लगा होगा आने के लिए, भाग लेने के लिए, और उन्हें जब निकला होगा उन्हें जगह से वो वापस जाने के लिए भी सोचा होगा। सो उन सब के लिए क्या क्या सामान लाना, क्या क्या लेके आना पड़ेगा, क्या ये जरूरत पड़ेगा, ये आप देखेंगे तो ये हम सोच भी नहीं सकते आज का जमाने में। अब देखेंगे तो एक एग्जाम्पल के लिए, दक्षिण से आए थे चोला और पांड्या से एक अश्विनी का सेना, उसका मतलब 21,870 हाथी था, 21,870 रथ था, 1,74,960 घोड़ा था, 2,18,700 मनुष्य थे। सो इतना आदमी को वहां से लेके आना, वापस जाना है, ये सब सोच के जो बनाया होगा उन्होंने। अब देखेंगे तो कम से कम उस जमाने में जो गाड़ी नहीं था, कोई बिजली नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, तो इतना लोगों को लेके जाना है 250 से 2,000 से 3,000 किलोमीटर पैदल उस जमाने में। तो कम से कम एक तरफ जाने के लिए तो 15-20 दिन लगा होगा, उसके अलावा 18 दिन तो वार था, और आगे पहले 5 दिन पहले पहुंचा होगा, पीछे भी 5 दिन के बाद निकलने के लिए सोचा होगा। सो कुल मिला के उन्होंने जो प्रिपरेशन किया होगा कम से कम 65 से 70 दिन का प्लान किया होगा। उसमें क्या क्या प्लान किया होगा? एक तो हाथी था, घोड़ा था, जो घोड़ा चलाने वाला, हाथी चलाने वाला, और उसके अलावा सोल्जर्स भी थे। सो उन सबका लिए खाना बनाना है रास्ते में, उसके लिए कैटरर मतलब खाना बनाने वाला, और चावल और गेहूँ और जो भी दाल और जो भी खाना बनाने के चाहिए प्रोविजंस, वो सब तैयार किया होगा, और सब्जी, पानी, ये सब का जरूरत पड़ा होगा। उसके अलावा हाथियों के लिए, घोड़ा के लिए खाना, उसका जो फीड करना है, पानी वानी जो भी है वो तो तैयार करना होगा। और उसके अलावा ये सब सामान लेके आने के लिए जो स्टोरेज बॉक्सेस चाहिए, बर्तनें चाहिए, और उस जमाने में तो कोई चूल्हा ऐसे ये नहीं था, सो उसके लिए लकड़ी भी जरूरत पड़ता था। सो इन सामान सब लेके आना है। टेंट, उनको ठहरने के लिए टेंट चाहिए था सब जगह, ये सब सामान लेके जाना है। इतना तो प्लान किया होगा उन्होंने। इसके अलावा डॉक्टर्स भी चाहिए थे, जो उस जमाने में वैद्यर बोलते थे। डॉक्टर्स का जरूरत पड़ता था, उनका असिस्टेंट भी चाहिए था, और दवाइयाँ चाहिए था, क्योंकि कोई चोट लग सकता है, नहीं तो कोई भी बीमार पड़ सकता है रास्ता में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो बहुत होता है। सो रास्ता में कोई भी बीमार पड़ सकता है। उन सब के लिए पूरा तैयारी किया होगा। जो ये हम सोचेंगे, हमारा इतना महसूस हो रहा है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स कैसे किया होगा उस जमाने में, बिना कोई फैसिलिटी के। कोई गाड़ी नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, फिर भी इन सबको लेके गए इन्होंने। आजकल आप देखेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मीटिंग और कॉन्फ्रेंस चलता है, जिसमें अभी 1 लाख 1.5 लाख पीपल तो पार्टिसिपेट हो जाते हैं। उसके अलावा और किसी में इतना पार्टिसिपेट नहीं होती है। तो उसका प्रिपरेशन तो कम से कम 6 महीने से पहले करना शुरू करते हैं।
आजकल। सो उस जमाना में कैसा किया होगा, इतना लोगों को ले जाना आना, पूरा रास्ता में खाना खिलाना, वहाँ पे जाके खाना खिलाना, सोचना भी बहुत भारी पड़ता है। और उसके अलावा हम देखेंगे उस जमाने में ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता था। वो क्या है, झगड़ा में कैसे कैसे झगड़ा करना है, क्या है उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ये बनता था, दोनों के तरफ से साइन करते थे। उसमें कंडीशन आप देखेंगे, पहला था जो सूरज निकलने से बात चालू करना है, आज सूरज बंद होने से वार को बंद करना है। यह रोज का शेड्यूल है। सूरज निकलने के बाद चालू, सूरज बंद होते बंद। और एक आदमी सिर्फ एक आदमी को अटैक करेगा, और दो आदमी किसी को अटैक करना है, पहले ही बताना है उस आदमी को। एंड ऐसे होना चाहिए जो हथियार है उनके पास सेम हथियार से ही फाइट करना है, और वो नीचे खड़ा हो, नहीं तो नीचे खड़ा होकर फाइट करना है। वो हाथी हाथी में बैठा तो हाथी से फाइट करना है, घोड़ा में बैठा हो तो घोड़ा से फाइट करना है, और रथ में बैठा हो तो रथ में बैठ के ही फाइट करना है। एक दूसरे से फाइट नहीं करेगा, दूसरा इसमें बैठा तो दूसरा, जो कोई किसी ने खड़ा घोड़ा में बैठा तो नीचे खड़ा होकर फाइट नहीं करेगा, और हाथी से फाइट नहीं करेगा। ये ऐसे ही है। और दो आदमी फाइट करना तो पहले ही उनको वार्निंग देना चाहिए। और जो सरेंडर करना चाहता है आदमी, उसको किसी तरीके घायल और मराना, उसको किल नहीं करने का। और जो सरेंडर हो गया आदमी, उसको वार में जो सरेंडर हुआ उसका जो प्रोटेक्शन, जो रूल बना हुआ, उस हिसाब से उसको देखभाल करना है। और बिना हथियार के जो आदमी खड़ा होता है उसको किसी कारण कोई घायल नहीं करना और ना मरना है। और जो महसूस हो गया आदमी, उसको किसी कारण घायल नहीं करना है, उसको ना मारना है। और जो आदमी और जानवर जो झगड़ा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको किसी तरीके से भी चोट नहीं पहुंचवाना, ना मारना है। जो उल्टा खड़ा हुआ है आदमी, जिसको पीछे से मारना नहीं है, और किसी तरीके से भी किसी लड़की को साथ कोई झगड़ा नहीं होना है। और जो जानवर जो डायरेक्ट भाग नहीं ले रहा है, उसको किसी तरीके से भी चोट नहीं पहुंचना है, ना उसको अटैक करना है। जो हथियार दूसरा यूज करता है वही हथियार से ही उसको करना है, और उसके अलावा जो हथियार का जो रूल बना हुआ है उसको फॉलो करना है। जो हथियार से ना झगड़ा करना है उसको मानना पड़ेगा। आज ऊपर जो पहना होगा, जो कवच वो निकला होता है, उसको
साथ ये अनफेयर वार नहीं करने का है, उसके साथ जाके झगड़ा नहीं करने का है। ये आप देखेंगे आज भी बहुत कंडीशंस होता है जो इंटरनेशनल में भी और नेशनली भी, मगर कोई पालन नहीं करते हैं इतना कंडीशंस, मगर उस जमाने में सब कुछ फॉलो करते थे। उसके अलावा आप देखेंगे ये खाना कैसे पकाया होगा इतने लोगों को, ये सोचने से बहुत सरप्राइज होता है। अब देखेंगे एक उडुपी किंग था जो कुरुक्षेत्र अपने पहुंचा अपने आर्मी के साथ। वो जो वहां पे कुरुक्षेत्र में जो प्रिपरेशन चल रहा था वो देख के उसने बोला मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। उसने डिसाइड किया मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। सो इसलिए उसने कृष्णा से बोला मैं इसमें भाग नहीं लेने जाता हूं करके। फिर कृष्णा ने पूछा फिर आप क्या करना चाहते हो? फिर उसने पूछा इतने लोग भाग ले रहे हैं उनके लिए कोई खाना बनाने के लिए कोई इंतजाम किया? मैंने तो नहीं देख रहा हूँ कोई इंतजाम नहीं हुआ। कृष्णा ने बोला हाँ सही है, कोई इंतजाम नहीं हुआ। सो आप क्या करना चाहते हैं? फिर उसने बोला मैं अपने आर्मी आदमियों के साथ मिलके हम खाना बना लेते हैं और जितने भी भाग ले रहे हैं दोनों तरफ से, गौरव की तरफ से भी पांडवों की तरफ से भी, हम उन सब के लिए खाना बनाएंगे, हम भोजन कराएंगे। फिर कृष्णा ने बोला ठीक है ये अच्छा है आप कर लो। मगर हमें देख के ये अफसोस हो रहा है एक कैसे एफिशिएंटली मतलब अच्छे ग्रेट स्किल के साथ उन्होंने जो किया, क्योंकि ये बूंद भी कोई वेस्ट नहीं हुआ और कोई ज्यादा बकाया नहीं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कौन से दिन कितना आदमी मारेगा, क्योंकि झगड़ा में कई लोग मरते हैं। शायद ज्यादा बनाते होंगे नहीं तो कम बनाना है, ये दोनों नहीं हुआ। ठीक बराबर जितना आदमी थे सिर्फ उतना आदमी के लिए खाना बनाया। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा आश्चर्य था सबके लिए। और जब झगड़ा सब खत्म हुआ और युधिष्ठिर ने जो राजा बन गया, उस समय सब लोगों ने पांडवों का उनका जो फाइटिंग के ऊपर और उसका जो वार में जो विन किया उसके लिए बधाई दे रहे थे। मगर ये युधिष्ठिर ने बोला जो उसके लिए तो हमारे पास स्किल थे, जो हम झगड़ा किया था वो किया, मगर आप कैसे ये खाना बनाया जिसकी वजह से कोई वेस्ट ना हुआ ना किसी को कम मिला, ये कैसे हुआ करके वो आश्चर्य है। सब लोग ये आश्चर्य हो रहे थे करके पूछा था। फिर उडुपी किंग ने पहले युधिष्ठिर को बधाई दिया पहले ये वार में विन करने के लिए। फिर युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं ये तो कृष्णा का वजह से ही हुआ था, हमने जो वार में विन हुआ था। फिर उडुपी किंग ने बोला ये जो खाना सही ढंग से सही तरीके से जो बनाया था इसका कारण भी कृष्णा ही था। सबको आश्चर्य हुआ ये कैसे हो गया। फिर ये उडुपी राजा ने बताया
ये रोज रात को ये मूंगफली कृष्णा के लिए देते थे, वो काउंट करके देते थे रोज। और जो कृष्णा खाने के बाद जो बाकी बचता था उससे 1000 गुना आदमी रहेंगे अगले दिन करके वो गिनते थे। तो उसी तरीके से अगले दिन आदमी भी एक्चुअली मर रहे थे। तो यही रोज होता था। इसकी वजह से जो खाना ना ज़्यादा बनाया ना कम बनाया, ठीक से जितना आदमी था उनका उतना ही बनाया था करके उडुपी किंग ने बोला। फिर भी हमें ये आश्चर्य हो रहा है, जो 40 लाख आदमियों के लिए खाना बनाना कितना बड़ा मैराथन एक्सरसाइज होगा। जो झगड़ा शुरू होने से पहले 40 लाख तक, मगर लास्ट दिन तो सिर्फ हमने जो पढ़ा है, हमने जो देखा इंटरनेट पे, सिर्फ 18 आदमी बच गया था करके था। फिर भी ये बहुत बड़ा ये है, इतना आदमियों को खाना बना के बराबर खिलाने के लिए बहुत बड़ा कार्रवाई चाहिए, बहुत बड़ा इंतजाम चाहिए। ये सब बिना कोई ज़्यादा फैसिलिटी के, सब जो ज़्यादा इक्विपमेंट के, कोई इक्विपमेंट नहीं थे, सब कुछ मैनुअल थे। कैसे बनाया करके हमें बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और ये हमेशा ये कहानी भी उडुपी मठ जो है वहाँ पे बताते हैं। और ये जो मैंने अभी तक बताया, ये देख के और ये जो भी डाटा और इंफॉर्मेशन जो दे रहा था, ये सब हमने किताब से और इंटरनेट से लिया था। और कुछ किताब में कुछ होगा, किसी किताब में कुछ होगा, जो मैंने पढ़ा ही नहीं उसमें कुछ हो सकता है। मगर ये तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया। कोई महाभारत क्या हुआ था करके महाभारत लर्निंग के लिए नहीं है, मगर लॉजिस्टिक्स लर्निंग के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। और इसमें से आपको बहुत कुछ आश्चर्य होगा, कैसे इतना टाइम के अंदर पूरा अरेंजमेंट करना, मूवमेंट करना कैसे हो गया होगा। क्योंकि जो झगड़ा में भाग लिए थे, चालीस लाख आदमियों, उसके अलावा हाथिया है, घोड़ा है, रथ है, उन सब के लिए जो पहले जगह चाहिए, वो जगह बनाने के लिए कितने लोगों को और कितना जानवरों को उस जगह से हटाया होगा और दूसरा जगह पे उनको जगह दिया होगा। ये सब देख के हमें बहुत आश्चर्य होता है। और जो लास्ट जब फाइनली जो बच गया था, सिर्फ 18 आदमी बच गया करके हम देख रहे हैं जो पढ़ा है इसमें महाभारत में। इसका मतलब जो 40 लाख के करीब आदमी जो मर गए, वो सारथी भी होगा, चैरिट का, और हाथी का चलाने वाला होगा, घोड़ा चलाने वाला होगा, सब लोग मिल के उस समय मर गए। और हमें ये भी देख रहे हैं किताबों में और इंटरनेट में, उस जमाने में भी ये न्यूक्लियर आर्म्स, आटम
बम जो वो अभी बोलते हैं, ये भी यूज किया था। क्योंकि अभी कुरुक्षेत्र में जो हथियारों और ये जो मिला है, जो म्यूजियम में रखा गया, वो सब देख के साइंटिस्ट ने देख के उन्हें बताया अभी भी इसका न्यूक्लियर रेडिएशन उसमें है करके बता रहे थे। और उस जमाने में जो हमने पढ़ा, ब्रह्मास्त्र करके था जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, और वो जो मनुष्य को, जानवरों को, पेड़ों को और पहाड़ियों को और सागर को भी निकाल सकता है। और एक जगह जब वो उसका यूज हुआ, उस जगह पे 12 साल बारिश नहीं होगा करके हम पढ़ रहे हैं। आप रेफर कर सकते हैं विकिपीडिया में और दूसरा इसमें। सो ये सब देख के हमें महाभारत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कैसा कॉम्प्लेक्स और टफ लॉजिस्टिक्स हुआ उस जमाने पे करके। इसलिए मैंने इसको सैंपल दिखाने के लिए आपको ये दिखाया। धन्यवाद। जो मैंने पहले बताया था, आपका कमेंट्स और सजेशन आप मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपको ये इसके वीडियो के माध्यम कुछ तो बेनिफिट मिला होगा, और अभी आगे जो वीडियोस डालेंगे उसके माध्यम आपको दोबारा मिलूंगा। धन्यवाद।